कैसे हैं आप लोग? 2 दिन की छुट्टी, मजा तो आया होगा ना? पढ़ना जो नहीं पढ़ा होगा। सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली लेकिन उन्होंने क्लास अपनी समझा है, घर जाकर पढ़ा है। घर जाकर कितने लोगों ने पढ़ा है? कोई नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं कि जो आप भूल गए हो? भूले तो नहीं? जितना पढ़ाया था उतना याद है? फोन अंदर। फोन किसी का बाहर नहीं होना चाहिए। पहले ही बोल रखा है मैंने कि फोन आप अपनी पॉकेट या बैग में रखिए, साइलेंट पे रखिए। इमरजेंसी है तो आप उठाइए, अदरवाइज नहीं। ठीक। चलिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नोटबुक बंद कर लीजिए आप अपनी। पहला क्वेश्चन मेरा, जीभ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं बताइए? कौन कौन से होते हैं? नहीं पता। आप बताइए। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबको पता ना? जीभ की आधार पर या जीभ की आकृति के आधार पर बात की जाए तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की एक मैंने ट्रिक बताई थी। बोलेगा कोई नहीं, जब जिससे पूछेंगे बस वही बताएगा। अग्र स्वर की मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी आप बताइए? नहीं, आपके पीछे। हाँ, आप बताइए। सबसे आसान तरीका बताया था कि अगर याद नहीं होता तो ट्रिक याद कर लो। और ट्रिक से ये क्या है, तीनों स्वर याद हो जाएंगे जो प्रकार है। क्या होगा? अग्री, अग्रिय। क्या बताई थी? अग्रिय। अब अग्रिय से कैसे पहचानेंगे इसमें स्वर है? इसमें मात्रा किसकी लगी है? छुट्टी ई की। पास में क्या लिखा है? ए लिखा है। तो यहाँ पे हमने छुट्टी ई लिख लिया और ए लिख लिया। अब ये अकेले है, आप ही हो। कहीं जाते हो तो कोशिश करते हो ना कि आपका फ्रेंड आपके साथ रहे, तो आप खुद में एक कंपनी का फील लेते हो, ठीक है, कि आपकी कंपनी है। तो ये भी क्या है, अपने साथी को साथ में लेके चलते हैं। तो क्या होगा, बड़ी ई इनके साथ में आ जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, ए को ले लेंगे। ये क्या हो गया? अग्र स्वर हो गया। और मध्य स्वर में क्या आएगा? छुटा आ आएगा। मध्य में क्या होगा? छुटा आ। क्यों छुटा आ होगा? क्योंकि जब आ बोलेंगे तो जीभ क्या है, मध्य में ही रहती है। ठीक। और पश्च स्वर, जितने भी बचे स्वर वो किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। जितने भी बचे, अब देखिए यहाँ पे ई ए आए हो गया, आ हो गया। अब बाकी के स्वर तो आपको पता है कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब 11 में जो यहाँ पे आ गए वो ये हो गए। बाकी जितने भी बड़ा आ बचा, ओ बचा, ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, आओ बचा, आ बचा, ये सारे क्या है आपके पश्च स्वर में आ जाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं। एक ट्रिक और बताई थी, मुख के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। 2, 4, 3, 5, कितने? 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। और पहला जो हमने बताया था कि संवृत्त स्वर, उसकी एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? सुई। अब सुई से आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि छुटा ऊ की मात्रा लगी है तो छुटा ऊ हो गया। ठीक है, क्या लिखा है? सुई। और संवृत्त स्वर की बात कर रहा है। ट्रिक हमने बताई थी सुई। अब सुई में यहाँ पे मात्रा किसकी है? छुटा ऊ की। और यहाँ पे पास में क्या लिखा है? बड़ी ई लिखा है। ठीक। अब छुटा ऊ वही है, अकेला तो जाएगा नहीं, तो वो बड़ा ऊ को भी साथ में ले चलेगा। और ये क्या है? छुट्टी ई को साथ में ले लेगा। हो गया? यही तो था। अब कितना आसान था ये समृद्ध स्वर याद करना। बाकी के कितने बचे?
समृत के बाद में अर्ध समृत और विव्रत और अर्ध विव्रत। अच्छा, विव्रत स्वर में क्या आएगा? एक आएंगे स्वर या दो स्वर आएंगे? एक स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? बड़ा। सबको पता है ना? चलिए, अच्छी बात है, यानी भूले नहीं हैं आप। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? बताओ। वर्ण। ध्यान से सोच लो कि मैंने पूछा क्या है। आंसर तो आपने दिया, अब आप सही हो कि गलत हो आप अपने आप में सोच लो एक बार। बात ना करिए। तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। भाषा की सार्थक इकाई लिखी है, भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई और भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई। आप बताइए आंसर। आपने भाषा की सार्थक इकाई का आंसर दिया वर्ण। आप सही हो। अगर आपके हिसाब से वर्ण सार्थक इकाई हो जाएगा तो फिर भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होगा? क्या होगा? वर्ण होगा। मैंने आपको बोला है कि भाषा की जो इकाई होती है सबसे छोटी, वो कौन सी होती है? वर्ण होती है, पर लिखित रूप से वर्ण होती है, ठीक है, और मौखिक रूप से ध्वनि होगी। मेंशन होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से, तब आप आंसर करेंगे वर्ण। अगर मौखिक रूप से तब ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई की बात की जा रही है, यानी कि वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य होगा। और न्यूनतम सार्थक इकाई की बात की जाएगी। हंस क्यों रहे हैं आप? हंसने का रीजन? मैंने कोई हास्य रस बोला? मैंने कोई हास्य किया क्या? अभी तो रस भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। अब बताओ, तीन क्वेश्चन है, तीनों का आंसर अलग है कि नहीं है? चौथा लिखा नहीं है। क्या? कौन सा नहीं लिखा? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से क्या हो जाएगी? ध्वनि। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वर्ण कोई लिख रहे हो तो सबसे पहले आपके मुख से क्या निकलती है? ध्वनि तो निकलती है। भाई, बिना भाषा के कोई बात होती है क्या? हम अभी बोल रहे हैं, ये भी क्या है? भाषा है। जानवरों की भी एक अपनी भाषा होती है, पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। वो अलग बात है कि हम उनकी भाषा नहीं समझते, पर वो आपस में तो एक दूसरे की भाषा समझते हैं। बिना बोले क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? नहीं। मतलब भाषा किसे कहते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, ठीक है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक। सामान्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इतना क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं किसी को डाउट है 11 और 13 में? हमेशा याद रखना, कुल स्वर की बात करेगा तो 13 बताएंगे, और जो 13 होते हैं वो आ से लेकर आह तक की काउंट करता है, ठीक। और जो 11 होते हैं वो अंग और आह को छोड़ देता है, फिर वो क्या है? आपके अ तक की बचते हैं, और वो सामान्य स्वर कहलाते हैं। और सिंपली अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ना तो उसने कुल बताया, ना ही उसने सामान्य बताया, तब आप क्या बताओगे? 11 बताओगे, ठीक है। क्लियर? अब स्वर हमें लगता है मैंने सारे लिखवा दिए थे। लिखवा दिए थे ना? व्यंजन पे आइए। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ना कि 35। 35 भी होते हैं, 39 भी होते हैं, 36 भी होते हैं, वो लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है। 35 में जब आप उच्छिष्ट व्यंजन को ऐड कर लेते हैं तो वो आपके 35 हो जाते हैं, ठीक है। और भी ऐसे ही आप लास्ट के व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, सबका आंसर अलग अलग सारे व्यंजन के हिसाब से होता है। लिखिए व्यंजन। व्यंजन के प्रकार।
व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? जो 3 आंसर दे रहे हैं वो 3 बताएं कौन से होते हैं। जो कह रहे हैं कि 3, 4 व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 4। और कौन कौन से? पहला अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा ऊष्म व्यंजन, ठीक। और तीसरा संयुक्त व्यंजन। और चौथा आपका स्पर्श व्यंजन। ये 4 प्रकार होते हैं। अब बताइए कि अंतस्थ व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। या, रा, ला, वा। ये क्या है? 4 प्रकार है, ठीक। अंतस्थ व्यंजन के प्रकार कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? या, रा, ला, वा। अब क्वेश्चन जब भी आएगा कोई जरूरी नहीं है कि वो चारों दे दे आपको विकल्प में। हो सकता है कि वो कोई एक विकल्प में सिर्फ 2 ही वर्ण आपको दे दे, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो या, रा, ला, वा दे रहा। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 4 ऑप्शंस में हो सकता है कि वो का दे दे, खा दे दे, गा दे दे, और एक ऑप्शन में यारा दे दे और पूछ ले कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको पता है कि यारा लावा होते, आपको एक ऑप्शन मिला है यारा का, ठीक है। तो आप आंसर लगा सकते हो, क्या होगा? यारा। अगला क्वेश्चन है, अगला व्यंजन आपका कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन को जब हम बोलते हैं, ये व्यंजन को जब हम बोलते हैं तब क्या थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि शा, सा, शा आप जब उच्चारित करते हो तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनका एक और नाम होता है। क्या होता है? संघर्षी व्यंजन। लिख लीजिए, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऊष्म व्यंजन को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो हम संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या आएंगे? आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। शा, सा और आपका शा और हा, ठीक। लिख लीजिए, शा, सा, शा, हा। अब ये जो शा लिखा हुआ है, ये जो शा है, इसको किस नाम से हम बुलाते हैं? तालव्य शा, ठीक। तालव्य मतलब जिसमें तालु का प्रयोग किया गया हो, वो क्या कहलाता है? तालव्य कहलाता है। और ये जो सा है, इसको किस नाम से बुलाते हैं? दंत सा। इसको जब हम बोलते हैं तो क्या है? आपके दांतों का प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए इसको दंत सा बुलाते हैं। और इसको मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा भी लिखकर आ जाता है कहीं कहीं पर, तो घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। क्या है? मूर्धन्य या मूर्धा, बात एक ही है। ये शा होते हैं, शा, सा, सा, इसलिए इनको क्या है बोल। अब देखिए, आपको बोला जाए अगर शलजम, तो आप क्या बोलोगे? शलजम बोलोगे, ना कि सलजम बोलोगे। सड़क होती है, अब सड़क को सड़क तो नहीं बोलते हो, सही बात, सही बोलते हो ना, ना कि सही बात।
लेकिन हाँ, कुछ लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, वो सा को शा बोल देते हैं, शाही बात बोलते हैं। उनका थोड़ा रहता है कि वो सा को इस तरीके से बोलते हैं। अब किसी के साथ कुछ ऐसा इशू हो तो वो अलग चीज है, लेकिन जो इसका उच्चारण है वो थोड़ा सा अलग होता है। शा, तालव्य वाला शा ऐसे बोलते हैं, दंत वाले को सा बोलते हैं, उसको शा बोलते हैं। इसका उच्चारण करना थोड़ा ज्यादा टफ होता है मूर्धन्य शा का, क्योंकि कहते हैं ना, जब इसको उच्चारित करो तो हल्का सा सीटी की ध्वनि आती है, तो इसको उच्चारण करने में ज्यादा मेहनत लगती है। अगला आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन कभी आता है, संयुक्त व्यंजन को संयुक्त क्यों कहते हैं? तो ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए क्या है संयुक्त व्यंजन के। जैसे कि क्रिया की बात करें, अगर दो क्रियाएं होती हैं तो वहां पे क्या होता है, एक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे कि खेल रहा है, हमने आपको बोला रवि खेल रहा है, और तो इसमें क्रिया कौन सी है, खेलना। खेलना एक क्रिया है, और रहा है भी क्या है, एक सहायक क्रिया का काम करता। आपने क्रिया पढ़ा होगा, ठीक है। तो खेल रहा है, खेलना भी क्रिया है, और रहा है भी एक क्रिया है। पर अगर खेलना में क्रिया की बात करें, थोड़ा सा यहाँ से हटा है, लेकिन हाँ आपको बता रहे कि संयुक्त चीज क्या होती है। खेलना है, खेलना में अगर हम आपसे पूछ ले कि रवि खेल रहा है, तो खेलना में क्रिया कौन सी है? क्रिया आपने दो पढ़ी होंगी, एक अकर्मक और एक सकर्मक, पढ़ी है। तो बताइए खेलना में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि रवि क्रिकेट खेल रहा है ऐसा तो नहीं बताया गया। कर्म की क्या है, अनुपस्थिति है, और जहां पे कर्म की अनुपस्थिति होती है वहां पे क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अगर हम कह दें कि रवि क्रिकेट खेल रहा है, हमने कहा रवि क्रिकेट खेल रहा है, और आपसे पूछ ले कि खेलना में क्रिया कौन सी है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, खेलना में एक सकर्मक क्रिया है, पर साथ में आपका रहा है भी लगा हुआ है, तो रहा है एक सहायक क्रिया होती है, बताया था उस दिन। ठीक, तो रहा एक क्या है, सहायक क्रिया है, तो खेल रहा है यानी कि एक संयुक्त क्रिया बन जाएगी। तो संयुक्त क्रिया भी क्या हुई, जब दो क्रियाएं मिली तो वो संयुक्त क्रिया बनी। वही यहाँ पे भी है, जब दो वर्ण मिल करके कोई एक वर्ण बनाते हैं तो वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी क्या है, कहीं पे 4 दी है तो कहीं पे 3 दी है। ठीक, फिलहाल आप 4 देखिए, 4 में कौन कौन से आएंगे, छ, त्र, ज्ञा और श्र। सही है, गलत तो नहीं लिखा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, ये जो लिखा है छ, त्र, ज्ञा, श्र, हमने आपको पहले दिन बताया था कि ये ज्ञा का उच्चारण क्या होता है, जिया होता है। अब किसी के सामने बोल दो जिया तो कहेगा इनको आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कभी कभी चीजें पता होती है फिर भी आप गलत बोलते हो। अब जो मेन चीज है यहाँ पे, छात्र ज्ञाश्रा, अब इनको क्या है, कभी कभी पूछता है कि छा किन दो वर्णों से मिलकर बना है। क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे, वर्णमाला में बहुत पूछता है। यहाँ पे लिखा है छा, त्रा, अब छा किससे मिलकर बनता है, का और शा से, पर वो शा होता कौन सा है, मूर्धन्य शा होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 सा आप पढ़ रहे हो, शा सा शा, पर यहाँ पे क्या है, छा, ये क्षत्रिय वाला छा है। ठीक है, देखो ऐसे कोई बोले कक्षा, तो कक्षा में छा ये वाला बनेगा। अब छाता, तो छाता में छा दूसरा बनता है। ठीक, तो ये क्या क्षत्रिय वाला छा है, यहाँ पे ये किससे मिलकर बन रहा है, का और शा से। अब ये बताइए जो मैंने लिखा है का शा, ये सही लिखा है, हलंत हमने का में लगाया है, सही लिखा है, सही है। ठीक है, जो पहला वर्ड होगा वो आधा होगा, और जो दूसरा होगा वो पूरा लिखा जाएगा, यानी कि आधा का और पूरा मूर्धन्य शा। ठीक है, दूसरा क्या है, त्रा, त्रा किससे मिलकर बना है, ता और रा से। सही है, अभी नहीं सही है, क्यों, क्योंकि पूरा लिख दिया। अब सही है, आधा था। ठीक, उसके बाद में ज्ञा,
या किससे मिलकर बनेगा, जा और या से, ठीक है। तो आधा जा और या, और शा तालव्य वाला शा और रा, ठीक, इससे मिलकर बनेगा, आधा तालव्य शा है और रा है। अब ये आप नोट कर लीजिए। और एक चीज सुन लीजिए, हो सकता है कि आप कोई ऐसी बुक देख ले या कभी सर्च करें तो मे भी ऐसा है, कभी कभी सर्च करने पे भी आंसर दिख जाते हैं कि दोनों में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। कुछ बुक में भी ऐसा दे रखा है कि दोनों में हलंत लगा हुआ है, जो कि गलत है। पहले वर्ण में हलंत होगा, पीछे वाला जो वर्ण होगा वो पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जब ये लिख जाए तो आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस और तैयार होते हैं। हो गया। अब बात आती है, आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा, तो अंतस्थ व्यंजन में क्या है, आपने या रा ला वा पढ़ा, ठीक है। पर या रा ला वा के अलावा या और वा, या और वा की बात करें तो या और वा क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। तो लिखिए, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो कहते ही कहते हैं, इनके अलावा इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। लिखिए, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। लिखा। फिर लिखिए रा, रा, रा को आप किस नाम से और बुलाएंगे, लुंठित व्यंजन। लिखिए, लुंठित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि जब रा को बोलते हैं तो क्या है, एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और क्या है, रा का उच्चारण स्थान, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। उच्चारण स्थान जब पढ़ाया है तो लिखवाया भी होगा। उसके बाद में आपका क्या है, वा तो आपको पता है, उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आपका दंतोष्ठ में जाएगा। और या और वा को क्या है, अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। ला को क्या बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ला का उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है, उच्चारण स्थान। राम के दल की विजय होगी, मैंने ट्रिक बताई थी, राम के दल की विजय होगी। अब राम लिखा है, सुनना ध्यान से अगर नहीं आए हो तो, राम के दल की विजय होगी, राम लिखा है और रा का उच्चारण स्थान किया जा रहा है कि रा का उच्चारण स्थान क्या होगा, राम, यानी माँ से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। रा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। राम के दल, दल लिखा हुआ है और ला का उच्चारण स्थान पूछा है तो आपको पता है कि दा से क्या है, दंत हो जाएगा, ठीक। तो राम के दल की विजय होगी। अब ला का पता चल गया, राम का पता चल गया। क्लियर है कि नहीं। रा का उच्चारण स्थान
क्या होगा, मूर्धन्य होगा। ला का उच्चारण स्थान दंत होगा। लेकिन व्यंजन की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन के अलावा भी क्या है, एक पार्श्विक व्यंजन या पार्श्व व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन या पार्श्व व्यंजन। और इसको क्या बोलते हैं, वतस्य वर्ण बोलते हैं। वतस्य वर्ण में और भी आते हैं, ये 7 होते हैं, ठीक, वो हम अभी आपको अलग लिखवाएंगे। फिलहाल ये अंतस्थ व्यंजन में आपने पढ़ा ना, यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या और वह आपके अर्ध स्वर होते हैं। ला आपका पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, और क्या कहलाता है, वतस्य वर्ण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कंप्लीट हुआ। शा सा शा हा, शा सा शा का तो आपको पता ही है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान भी आपको पता है। इनको क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब बचता है हा। हा को क्या बुलाते हैं, हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है, क्योंकि भाई गले से ध्वनि आ रही है। और इसको क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। लिखिए, हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। हा को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, और हा को स्वरयंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए, स्वरयंत्रीय, हा को स्वरयंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। ये आपका अंतस्थ हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन को संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है। अंतस्थ व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ऊष्म व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में 4 कौन कौन से आते हैं, शा सा शा हा आते हैं। संयुक्त व्यंजन में 4 कौन से आते हैं, छा त्रा ज्ञा और श्रा आते हैं। कहीं कहीं पे इतना ही लिखा होता है, ठीक, लिखा होता है। अगर विकल्प में आपको 2 3 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो आप 4 लगाएंगे। अगर 4 का विकल्प नहीं है, 3 मिल रहा है, तब आप 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4 का विकल्प है तो आप 4 लगाएंगे। ये आपका क्लियर हुआ। अब बचता है स्पर्श व्यंजन, जो कि समझ लो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी आप आगे संधियां पढ़ेंगे, संधियों में आपका स्पर्श व्यंजन का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों, क्योंकि उसमें आप नियम पढ़ेंगे, आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे, आप विसर्ग संधि पढ़ेंगे। उसमें क्या है, ये स्पर्श व्यंजन बहुत काम आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि वर्णमाला पूरी क्रम से याद होनी चाहिए, और स्पर्श व्यंजन तो बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, कैसे कैसे इनका क्रम होता है, ठीक। चलिए डालिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, सही है, ठीक। अगर हम कहें कि कुल स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 27 होते हैं, ठीक है। कुल स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 27 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में अगर हम आपसे ये कहें कि स्पर्श व्यंजन को क्या हम किसी और नाम से जानते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम इनको वर्गों में बांटते हैं और इसलिए हम इनको क्या है, वर्गीय व्यंजन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन को ही हम क्या है, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे उष्म व्यंजन को संघर्षीय बुलाते हैं, वैसे स्पर्श व्यंजन को क्या है, वर्गीय व्यंजन भी बुलाते हैं। हेलो, आपको नींद आ रही है? ठीक है, अब क्या है, वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन बात एक ही है। कभी पूछ ले कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन के बारे में ही वो कह रहा है। तो कितनी होती है संख्या, 25 होती है। कुल स्पर्श वर्ण याद रखना, क्वेश्चन अलग अलग है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, कुल स्पर्श वर्ण 27। अब इनको क्या है, एक बॉक्स में हम बनाते हैं। ठीक, जरा ये बॉक्स आप गिनिए, काउंट करिए कितने होंगे, 25 होंगे पूरे। और हालांकि यहाँ पे सही से नहीं बना है, लेकिन ये क्या है, पूरा एक स्क्वायर में बनता है। ठीक है, और स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है। ठीक, पहले में क्या आएगा, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, कचट तप। मतलब आप तप कर रहे हो, वाकई में इनको याद करने के लिए आप एक तप ही करते हो। ठीक है, और वो तप कैसा होता है, बहुत कचट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते कचट तप। अगर ये लाइन याद कर ली, ऐसे ऊपर से नीचे चलता है इसका क्रम है कचट तप का, ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपके लिए आगे के वर्ड जो याद करना है वो आसान हो जाता है। अब बताइए, हमने आपसे कहा था वर्णमाला क्रम से याद हो। जब क्रम आपको पता होगा तभी तो आप बता सकते हो कि का के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो का के बाद क्या है, खा है, गा है, घा है और वा है। ठीक, फिर चा के बाद में छा है, जा, झा और या। फिर टा का ठा, डा, ढा, ये ढा लिखा है, ठीक, दा मत समझिएगा। और ये क्या है, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, ये आपके क्या है, पूरे स्पर्श व्यंजन हो गए। अब इनको काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक, 25 से ना एक कम है ना एक ज्यादा है। 5 कॉलम में बटे हुए हैं, 5 5 पूरा हो गया आपका 25। ये क्या है, टोटल आपके स्पर्श व्यंजन है। कोई इसमें से 25 में से कोई भी 2 वर्ण 3 वर्ण एक वर्ण वो उठा ले और कहीं विकल्प में रख दे और वो पूछ ले कि दिए गए विकल्पों में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन 25 में से कोई भी अगर वो पूछेगा तो वो क्या होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। जैसे कि डा ही ले ले, ठीक है, डा दे दे आपको, छोटा आ दे दे, छोटी ई दे दे, बड़ी ई दे दे, और पूछे दिए गए विकल्पों में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डा क्या है, एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक, अब बात आती है, ये तो क्या हो गए आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बात आती है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम क्या है, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बताइए, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपके ये जो डा ढा लिखे हैं यही क्या है, ड़ा हो जाएगा, नीचे बिंदी। ठीक, एक बिंदी है, दो मत समझिएगा, एक बिंदी है, और ये क्या हो जाएगा, ढ़ा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं और द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पूछ ले कि ताड़न जात क्या होता है, तो ताड़न जात भी यही होते हैं, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। इनको क्या बोलते हैं, ड़ा और ढा। उच्चारण सही से आना चाहिए। ठीक,
द्विगुण व्यंजन की बात करें तो यही दोनों वर्ड क्या होते हैं, यही दोनों व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, और इन्हीं को हम ताड़न जात कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उच्छिप्त से बनता है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, और उसके बाद में द्विगुण पूछता है, ताड़न जात बहुत रेयर केस में पूछता है। ठीक, क्वेश्चन यहीं से बनता है, उच्छिप्त और द्विगुण से। लिख लीजिए, नोट करिए ये। हो गया। इन दो व्यंजन का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, बताइए। इन दो व्यंजन का अगर हम प्रयोग करने की बात करें तो इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। इनका प्रयोग हम कभी भी शब्द के पहले नहीं करते हैं, या तो लास्ट में आएगा और या तो ये बीच में आएंगे व्यंजन। ठीक है, जैसे हमने कहा पढ़ाई, अब हमने क्या कहा, पढ़ाई, तब ये क्या है, क्या पहले आया है, नहीं आया है। क्या लास्ट में आया है, नहीं आया, ये कहाँ पे आया है, बीच में आया है। ठीक, हमने कहा सड़क, बीच में आया है। ठीक, क्या पहले आया है, नहीं आया है। लेकिन अगर हमने कहा गड़बड़, तो ये बीच में भी आया है और क्या है, आखिरी में भी आया है। मतलब इसकी जो शुरुआत, ये जो व्यंजन हम लिखते हैं, इनको हम कभी भी शब्द के शुरू में नहीं लिख सकते। कोई भी शब्द आप सोचिए, क्या शुरू में ये कहीं पर मिलता है, नहीं मिलेगा। या तो बीच में होगा या तो आखिरी में होगा, या बीच और आखिरी दोनों जगह हो सकता है। जैसे कि आपके सामने हमने कहा कढ़ाई, कढ़ाई में भी क्या है, ढ़ा जो है बीच में है। लड़ाई बीच में है बीच में कि नहीं है। तो इनका प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं। अब हम अगर आपसे बात करें कि ये तो आपने उच्छिप्त व्यंजन पढ़ लिया, द्विगुण व्यंजन पढ़ लिया और ताड़न जात पढ़ लिया, अब हम आपसे कह रहे कि द्वितीय व्यंजन क्या होता है। द्वितीय व्यंजन, ठीक, तो द्वितीय व्यंजन कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या है, एक आधा और एक पूरा वर्ण होता है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली लिखा गया ना, तो दिल्ली में आधा ला है, फिर ला पूरा भी लिखा, उसके ऊपर मात्रा लगी हुई है। तो ये क्या है, एक द्वितीय व्यंजन की आप पहचान कर सकते हो। जैसे कि लिखिए, ये दो लिख लीजिए और लिखिए दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, डिब्बा, ये सारे क्या है, द्वितीय व्यंजन में आएंगे आपके। दिल्ली, बिल्ली, डिब्बा समझने के लिए काफी है। हो गया। अब ये क्या है, आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आपने द्वितीय व्यंजन पढ़ लिया, द्विगुण व्यंजन पढ़ लिया, कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं आपने वो भी देख लिया। कुल स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएंगे कुल स्पर्श वर्ण। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इनका उच्चारण स्थान भी हम यहीं से पता कर सकते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान की बात करें तो ये का कौन सा वर्ग होगा, कंठ वर्ग होगा। तो जहां पे ये लिखा है उसके आगे लिख लो कंठ वर्ग। कंठ वर्ग भी बोलते हैं, कंठ वर्ण भी बोल देते हैं। ठीक, और फिर चा वाला किस में आएगा, तालु या तालव्य। तो इसके आगे आप लिख लीजिए तालव्य या तालु। जरूरी नहीं है कि तालव्य बताया गया तो तालव्य ही आप ढूंढो, तालु भी लिख कर आ जाता है। फिर उसके बाद मूर्धा या
मूर्धन्य। और ता किस में आएगा आपका? दंत में। दंत्य भी लिखा होता है और दंत भी लिखा होता है। और पा ओष्ठ में आएगा। क्लियर है? अब ये पहला कॉलम आपका हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा, और ये पांचवा कॉलम हुआ। ठीक, अब इसका क्या रोल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिखवा दिया। अब आपको क्या पढ़ना है? अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक, कहते हैं कि गूंज के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, या वर्ण के कौन से प्रकार होते हैं? कौन से होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? गूंज के आधार पर। गूंज, नाद और क्या आएगा? क्या बोलते हैं हम इसको? घोष बोलते हैं। ठीक है, तो गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर और घोष के आधार पर कितने हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो अघोष हो गया और दूसरा सघोष हो गया। अब सघोष को ही हम क्या है? घोष भी बोलते हैं। ठीक है, सघोष नहीं लिखा होता है, पूछता है घोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो घोष को ही हम सघोष या सघोष को ही हम क्या है? घोष बोलते हैं। अब अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं? आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। ठीक, क्या ये सारे अघोष में है? नहीं है। कौन कौन सा होगा? पहला, तीसरा, पांचवा। किसने कहा? जरा हाथ खड़ा करे। पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष होगा। ठीक है, लिखिए गूंज, नाद, गूंज स्लैश नाद या घोष के आधार पर वर्ण के प्रकार। गूंज स्लैश नाद और घोष के आधार पर वर्ण के प्रकार। गूंज, नाद, घोष के आधार पर वर्ण के प्रकार दो होते हैं। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। कितने हो जाएंगे? दो। और कौन कौन से हो जाएंगे? अघोष और सघोष। और सघोष को ही क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। अब देखिए घोष लिखा है तो आप तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि यहाँ पे घोष है। ठीक है, गूंज, नाद, शंखनाद होता है कि नहीं होता है? तो गूंज ही तो होती है उसमें से। लिखिए गूंज, नाद और घोष के आधार पर वर्ण के प्रकार दो होते, अघोष और सघोष। फिर लिखिए अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन आएगा? आपका पहला, दूसरा आएगा। ठीक, और आपके ऊष्म व्यंजन आएंगे, लेकिन आपका हा नहीं आएगा। इसमें तीन शा आएंगे खाली, शा, शा और सा। लिख लीजिए। अघोष वर्ण में लिखिए, लैंग्वेज में लिखिएगा वर्ग का, अघोष वर्ण हेडिंग डालिए और उसके अंदर लिखिए वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण तथा ये ऊष्म व्यंजन के तीन शा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, ये तीन लिख लीजिए। हा मत लिखिएगा।
क्या हुआ, कोई डाउट? फिर से बोल दे। अघोष वर्ण जो लिख रहे हैं आप, अघोष वर्ण में लिखिए वर्ग का पहला वर्ण। ध्यान दीजिए, बात किसकी की जा रही? वर्ग का पहला वर्ण, मतलब कि वर्ग का पहला वर्ण। पहला वर्ण की बात अगर करेंगे, ये जो पहले नंबर पे लिखे हुए हैं ये सारे क्या है? आपके अघोष वर्ण आ जाएंगे। जैसे कि का है, चा है, टा है, ता है, पा है, ये आपका अघोष है। ठीक है, खा, छा, ठा, था, फा, ये भी क्या है? आपका अघोष है। समझ में आया? ये क्या है? वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। तथा शा, तीनों शा लिख लीजिए। ठीक, आपके अघोष वर्ण में आते हैं, लिख लीजिए तीनों शा में। शा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा आते हैं। अब इतना सेंस आपके पास बचा होगा कि कॉलम कितने लिखे हैं हमने? 5 लिखे हैं। पहला दूसरा अघोष में आ गया। पीछे लास्ट रो, हेलो, अब बचे कितने? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, तो वो सब किस में आएंगे? आपके सघोष में आ जाएंगे। आसान करना, याद करना बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है इसको याद करना। आप कोड से याद कर लो कि 12 आपका अघोष है और बचा कौन सा? 345। जैसे आप इंग्लिश में भी तो रूल्स याद करते हो, उसमें भी तो रूल्स चलते हैं। तो इसमें भी क्या है? 12 आपका अघोष हो गया, 345 आपका क्या है? सघोष या फिर घोष हो जाएगा। तो लिखिए सघोष वर्ण, सघोष वर्ण या घोष वर्ण। सघोष या घोष वर्ण में, सघोष को ही घोष कहते हैं। हो सकता है घोष से पूछ ले वो, और हो सकता है वो सघोष दे दे। ठीक, अब लिखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण की बात की जाएगी तो आपका तीसरे कॉलम में जितने भी वर्ण है, चौथे में है, पांचवे में है, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण तथा पांचवा वर्ण। और हा, चाहिए चाहे तो आप प्लस लगा के लिख लो, क्योंकि वो ऐड करना आपके ऊपर है कि आपको जैसा सही लगे आप वैसे लिख लो। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हा। अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत? अंतस्थ व्यंजन ब्रैकेट में लिखो या, रा, लावा, याद भी हो जाएगा साथ में। अंतस्थ व्यंजन ब्रैकेट में या, रा, लावा तथा सभी स्वर आते हैं। स्वर तो आपको पता ही है, तो वो सारे स्वर क्या है? आपके सघोष में आ जाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं? ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा की बात की गई, मैंने आपको बोला कि वर्ग का लिखा है, यानी कि वर्ग का जो पहला कॉलम है इसमें का, चा, टा, ता, पा, और दूसरा कॉलम जो है खा, छा, ठा, था, फा, ये सारे के सारे वर्ण कैसे होंगे? आपके अघोष कहलाएंगे। अब तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होता है, तो तीसरे कॉलम में जितने भी वर्ण है, चौथे में जितने भी हैं और पांचवे में जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके सघोष कहलाएंगे। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका ये जो लिखा है पांचवा अक्षर, क्वेश्चन आता है वर्ग के पांचवे अक्षर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। लिख लीजिए, वर्ग के पांचवे अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। और क्या कहते हैं? अनुनासिक की कहते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर तथा अनुनासिक की कहते हैं। वर्ग के पांचवे अक्षर को पंचमाक्षर, अनुनासिक की कहते हैं। लिख लिया? और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? नासिक्य। ठीक, तो स्लैश लगा के नासिक्य भी लिख लो। पंचमाक्षर, अनुनासिक और नासिक्य किस अक्षर को कहते हैं? वर्ग के पांचवे अक्षर को, मतलब कि ये वर्ग का
वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं, अनुनासिक के कहते हैं और नासिक के कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनको अनुनासिक या पंचमाक्षर या नासिक के कहते क्यों हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम इनको उच्चारित करते हैं तो क्या है, हमारे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों कहते हैं, तो इनको उच्चारित करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है, इसलिए हम इनको क्या है, अनुनासिक के बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे हेडिंग डालिए। वायु के आधार पर वर्ण के प्रकार। वायु या हवा, वायु या हवा, वायु या हवा के आधार पर वर्ण के प्रकार। अब वायु या हवा के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? अल्प प्राण और वायु प्राण, सॉरी अल्प प्राण और महाप्राण। आपको पता होना चाहिए जब प्राण की बात की जा रही तो यहाँ पे प्राण, हवा, जहाँ पे वायु होगी भाई वहीं पे तो आप सांस ले सकते हो। बंद कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, एक अंधेरे कमरे में जहाँ पे सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो रही हो, क्या है वहां पे आप कंफर्टेबल फील करोगे? नहीं, ऑब्वियसली आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस लगा सकते हो कि प्राण के आधार पर वायु वर्ण की बात की जाती है तो क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे आपके? दो हो जाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। लिखिए, पहला लिखिए अल्प प्राण, दूसरा लिखिए महाप्राण। पहला आपका हो गया अल्प प्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। कोई बताएगा कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण में कौन सा होगा? पहला, तीसरा, पांचवा। सब लोग यही कह रहे हो कि पहला, तीसरा, पांचवा? बिल्कुल सही है, लिख लो यहाँ पे। अब भाषा के रूप में लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा। और क्या आएगा आपका? अंतस्थ आएगा, बिल्कुल सही, लिखिए अंतस्थ। पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा, चाहे तो ब्रैकेट में लिख ले आप, अंतस्थ के अलावा ब्रैकेट में। और क्या आएगा? सभी स्वर आएगा। ठीक, ये आपका अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण में क्या बचा? पहला, तीसरा, पांचवा तो आपका इसमें आ गया भाई, पहला आ गया, तीसरा आ गया, पांचवा आ गया, बचा कौन सा? दूसरा, चौथा। तो दूसरा, चौथा आ गया और ऊष्म व्यंजन आपके इसमें आ जाएंगे, तो लिख लीजिए ऊष्म। ठीक, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा की बात की गई तो अल्प प्राण में क्या, ये पहला कॉलम हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पांचवा हो गया। ये सारे कैसे वर्ण होंगे? आपके अल्प प्राण होंगे। अंतस्थ आपको पता है कि यारा लावा होता है, ठीक है। सभी स्वर आपको पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। महाप्राण की बात करेंगे तो दूसरा, चौथा आपका आ गया, ठीक, और आपके ऊष्म आ जाएंगे। ये तो आपके क्या है, वायु या हवा के आधार पर वर्ण के प्रकार हो गए, जिसमें क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण। आप अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इससे तो जरूर आएगा। और एक अंतस्थ व्यंजन, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, आगे कल।